आज का लेक्चर है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। छात्रों, पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। उसमें कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है उसे कंपनी के दोनों ही महत्वपूर्ण प्रलेख, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की जानकारी होनी चाहिए। अगर उसे इन दोनों प्रलेखों की जानकारी नहीं होती है, उनको नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी को वह अपने स्वयं की जोखिम और भूल के परिणामों के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और नहीं वो कंपनी के ऊपर इस संदर्भ में वाद प्रस्तुत कर सकता है। किंतु रचनात्मक सूचना के सिद्धांत की बहुत अधिक आलोचना हुई। कहा गया कि सभी सिद्धांत काल्पनिक है, एक सिद्धांत काल्पनिक है, अव्यावहारिक है। व्यापारिक जीवन की व्यावहारिकता का ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो कंपनी के साथ में व्यवहार करते हैं वो ये मानते हैं कि कंपनी के साथ में जो कार्य किया जा रहा है वो उन कार्यों को करने के लिए कंपनी अधिकृत होगी। ऐसे कार्य और कंपनी के द्वारा ऐसे कार्यों को करने के संदर्भ में सभी नियमों, प्रक्रियाओं की पालना विधिवत तरीके से कर ली होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का एक अपवाद है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1856 में रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के विवाद में न्यायाधीश हैथरेले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत को आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, आंतरिक खेल का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध की स्वतंत्रता का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध एवं संचालन का सिद्धांत अथवा रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड का वाद या टर्कवांड का सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। 1856 में जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया न्यायाधीश हैथरेले के द्वारा, तो इस वाद में रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के वाद के अंतर्गत जो प्रमुख तथ्य थे वो ये था कि रॉयल ब्रिटिश बैंक की अंतर्नियमीय व्यवस्था थी कि बैंक के संचालक कंपनी की साधारण सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित करके बॉन्ड जारी कर सकते हैं। बैंक के द्वारा एक बॉन्ड टर्कवांड को जारी किया गया, बिना साधारण सभा में प्रस्ताव पारित के टर्कवांड को जारी कर दिया गया। कुछ समय पश्चात टर्कवांड ने जब कंपनी से इस बॉन्ड पे देय धनराशि की पुनः मांग की तो बैंक के द्वारा इस धनराशि को, इस बॉन्ड के संदर्भ में देय राशि को चुकाने से मना कर दिया गया और बैंक के द्वारा तर्क दिया गया कि बैंक के संचालक ने बिना साधारण सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित किए इस बॉन्ड को जारी किया, इसलिए बैंक इसके लिए लायबल नहीं है और यहाँ पर रचनात्मक सूचना का सिद्धांत एप्लीकेबल होता है। बाह्य पक्षकार को इसके संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए थी। टर्कवांड के द्वारा जब न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया और न्यायालय में जब वाद प्रस्तुत किया गया तो टर्कवांड ने ये दलील दी कि उसने ये माना कि बैंक ने जब इनको बॉन्ड जारी किया है तो निश्चित रूप से बैंक ने अपनी संपूर्ण प्रक्रिया जो पार्षद अंतर नियम में दी गई है उसकी पालना की होगी। बैंक का आंतरिक प्रबंध किस प्रकार से चल रहा है, बैंक के अधिकारियों के द्वारा प्रॉपर तरीके से प्रस्ताव पारित किए बिना बॉन्ड जारी किया गया, ये देखने जांचने का अधिकार मुझे नहीं है। न्यायाधीश हैथरेले ने टर्कवांड के पक्ष में निर्णय दिया और ये कहा कि किसी भी कंपनी के दोनों प्रलेखों की जानकारी रखना आवश्यक होती है। रचनात्मक सूचना की जानकारी होना जरूरी होती है, किंतु कंपनी के आंतरिक प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार से संचालित की जा रही है ये देखना बाह्य व्यक्ति का दायित्व नहीं होता है। इसलिए ये सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत मर्यादित है। उसमें इस बात की सूचना नहीं होती कि कंपनी की आंतरिक क्रियाएं या प्रबंध किस प्रकार से चल रहा है, कंपनी अपने अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं और नियमों की पालना कर रही है अथवा नहीं कर रही, ये देखना बाह्य व्यक्ति का दायित्व एवं कर्तव्य नहीं होता है। इस प्रकार से बाह्य व्यक्ति को रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से कुछ हद तक
कुछ हद तक यहाँ पर उन्हें एक छूट दे दी गई। इसलिए इस सिद्धांत को हम कहते हैं ये रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। इस सिद्धांत के लागू होने पर बाह्य पक्षकारों के हितों की रक्षा संभव हो पाई। इसका ये महत्व हुआ, दिस रूल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स, बाह्य पक्षकारों के हितों की रक्षा इसके माध्यम से हो पा रही है। और बहुत से व्यक्ति जो कंपनी के साथ व्यवहार करने के इच्छुक थे किंतु वह रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के कारण कंपनी के साथ व्यवहार करने पर हिचकिचा रहे थे, ऐसे व्यक्ति भी कंपनी के साथ में व्यवहार करने में हिचकिचाते नहीं हैं। मतलब जनता को सुविधाएं प्रदान करना, उनके हितों की रक्षा करने का अधिकार इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। और आंतरिक प्रबंध की अनियमितताओं से बाह्य पक्षकार को सुरक्षा प्राप्त हुई है। किंतु इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस है। ये सिद्धांत कुछ परिस्थितियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बाह्य पक्षकारों को वहाँ पर इस सिद्धांत के माध्यम से बेनिफिट प्राप्त नहीं होता। अगर बाह्य पक्षकार को, जो कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है, उसको अनियमितता की पहले से जानकारी हो, उसे मालूम हो कि कंपनी पार्षद अंतर्नियम की व्यवस्थाएं या प्रबंध प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, उसको अनियमितता की जानकारी, फिर भी वो इसको इग्नोर कर देता है, फिर भी वो उसके पर ध्यान नहीं देता, या खुद कंपनी के साथ में किसी प्रकार की जालसाजी कर रहा है, सब कुछ जानकारी होने के पश्चात भी जालसाजी के उद्देश्य से वो कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होगा और वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बाह्य पक्षकारों की दायित्व की उत्पत्ति हो जाएगी। बाहरी व्यक्ति जो कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है वो आगे की लापरवाही कर रहा है। जहाँ उसका कर्तव्य था जांचने का, जहाँ उसका कर्तव्य था कि उस सामान्य विवेक का प्रयोग करके वास्तविकता को मालूम कर सकता था, उसने मालूम करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उसके द्वारा की गई लापरवाही से कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। या उसको अंतर्नियमों की अनभिज्ञता हो, मतलब उसको खुद को ही मालूम नहीं हो कि अंतर्नियमों में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको रचनात्मक सूचना की जानकारी नहीं है। और जब रचनात्मक सूचना की जानकारी नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में अपवाद एप्लीकेबल कैसे हो पाएगा। तो हम ये बात तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है उसे पार्षद सीमानियम अंतर्नियम की जानकारी होनी चाहिए। नेग्लिजेंस के अभाव में, अनभिज्ञता के अभाव में हम उसे इस आधार पर ये अधिकार प्रदान नहीं कर सकते कि साहब उसको जानकारी नहीं थी या उसने नेग्लिजेंस किया है या नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल के कारण से उसको ये छूट दे दी जाए। या वो कंपनी के साथ में ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो कंपनी के प्रत्यक्ष अधिकारों के बाहर है। अब प्रत्यक्ष अधिकारों के बाहर का मतलब जो पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के परे है, अथवा कंपनी विधान ऐसे कार्यों को करने के लिए या हमारे अन्य विधान जो देश के अंतर्गत एप्लीकेबल हैं वो ऐसे कार्यों करने के लिए कंपनी को अधिकृत नहीं कर रहे हैं और वो ऐसे कार्य कंपनी के साथ में कर लेता है। मतलब कंपनी के प्रत्यक्ष अधिकारों के बाहर के कोई कार्य उसके द्वारा कर लिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से सामान्य विवेक का प्रयोग करके वो जाँच पड़ताल आयोजित कर सकता था या आयोजित उसको करनी चाहिए थी, सामान्य जाँच पड़ताल जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, उसने ये कार्य नहीं किया, मतलब लापरवाही बढ़ती। तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं हो सकेगा। या ऐसा कोई कार्य वो कंपनी के साथ में कर लेता है जो कंपनी के साधारण व्यापार से असंगत है, मतलब उससे संबंधित नहीं है, बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये पॉसिबिलिटी है कि वो जालसाजी के उद्देश्य से कार्य कर रहा है या वो लापरवाही के कारण ये कार्य कर रहा है, तो भी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो एक प्रकार से आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कुछ हद तक बाह्य पक्षकारों को रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के कारण उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशन से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके कारण, इस सिद्धांत के कारण अब कंपनी के साथ में बाह्य पक्षकार डीलिंग करने से अधिक नहीं कतराते हैं। ये एक प्रकार से उनके हितों की, बाह्य पक्षकारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने वाला सिद्धांत है। धन्यवाद।